हेलो फ्रेंड्स, सफलता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूं। जो आपकी ये सीरीज चल रही है वो 20,000 प्रश्नों की सीरीज है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दिस इज अनादि मिश्रा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, चिपको आंदोलन के संबंध वृक्षों को काटे जाने से बचाने से है। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली में यह शुरू हुआ था। आपको बताना है कि जो चिपको आंदोलन था वह किस वर्ष स्टार्ट हुआ था। 1973, 1975, 1981, 1987। तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों, क्या होगा। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। पहली बात तो आपको इसमें इस प्रश्न में कम से कम 3 आंसर इसी से बनते हैं, क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। देखिए, चिपको आंदोलन का जो संबंध है वह है आपके वृक्षों को काटे जाने से बचाने से। ठीक है, जो चिपको आंदोलन है इसमें क्या किया गया था, जो वृक्ष काटे जाते थे इनको बचाने के लिए चिपको आंदोलन को स्टार्ट किया था। और यह चिपको आंदोलन जो स्टार्ट करता थे, किसने स्टार्ट किया था, वह थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, और यह चिपको आंदोलन किस प्रदेश में चालू किया गया था, वह आपका चालू किया गया था उत्तराखंड खंड के चमोली में। ठीक है, और अब आपको ये बताना है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि चिपको आंदोलन का जो संबंध है वृक्षों को काटे जाने से बचाने से है। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली में यह शुरू हुआ था। तो ये बताना है कि आपको ये कब शुरू हुआ था। देख लीजिए, ऑप्शन जो नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है 1973। बिल्कुल इसका सही उत्तर है 1973। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टर्न ऑन ऑल द नोटिफिकेशंस। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कीड़े यानी इंसेक्ट्स बकरी, खरगोश, गाय, हाथी आदि जीव किस वर्ग में आते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऐसे प्रश्न आपसे बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, जो कीड़े बकरी खरगोश गाय हाथी आदि जीव किस वर्ग में आते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, सर्वाहारी। तो देखिए, पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो पारितंत्र एवं खाद्य श्रृंखला क्या होती है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं मालूम है तो इसका जवाब भी आप नहीं पता कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए, जो आपके उत्पादक भी होते हैं और उपभोक्ता भी होते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, उत्पादक कौन से होते हैं, सजीव प्राणियों को भोजन उपलब्ध कराने वाले पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, समझ गया दोस्तों, सजीव प्राणियों को भोजन उपलब्ध कराने वाले पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये जानेंगे प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है। ठीक है, देखिए, जो आपका प्राथमिक उपभोक्ता होता है जैसे गाय बकरी खरगोश, इन्हीं उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं, उत्पादक में ये निर्भर रहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है। देखिए, जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वह होते हैं आपके मांसाहारी जीव जैसे सांप, मेंढक या पक्षी। ठीक है, कुछ ऐसे पक्षी भी होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। अब देखते हैं आके तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं। देखिए, ऐसे जीव जो प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते हैं जैसे भेड़िया, शेर, गिद्ध आदि। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, सर्वाहारी के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, सर्वाहारी को हम इंग्लिश में ओमनीवोरस कहते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे प्राणी जो पौधों एवं जंतु दोनों का सेवन करते हैं जैसे मानव, कुत्ता या बिल्ली, ऐसे आदि। ठीक है, सर्वाहारी के अंतर्गत यह आता है कि हर प्रकार की चीज खाने वाला। तो वो क्या कौन कौन से होते हैं, जैसे मानव हर चीज खा सकता है, मांसाहारी भी होता है, और वो प्राथमिक उपभोक्ताओं वाली चीजें भी, कहने का मतलब उत्पादक वाली चीजें भी वो खा सकता है। ठीक है, ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों, आपको पता चल गया होगा कि कीड़े बकरी खरगोश गाय आदि जीव किस वर्ग में आते हैं। वो वर्ग है आपको ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक उपभोक्ता में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
रेडियो एक्टिव प्रदूषण से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि रेडियो एक्टिव प्रदूषण से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव हो सकता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। लकवा मार सकता है, ठीक है, उसके बाद कैंसर हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, श्वसन तंत्र में समस्या हो सकती है, या उपरोक्त सभी। आपको इसका सही उत्तर बताना है। क्या होगा देखिए मित्रों, देखिए जो आपका रेडियो एक्टिव प्रदूषण है वो आपका जो प्रभाव डालता है उससे लकवा भी होता है, कैंसर भी होता है और श्वसन तंत्र में समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन नंबर डी है यही इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ओजोन परत का महत्व है। आपको जानते होंगे कि ओजोन परत है हमारे यहाँ, ठीक है, ठीक। और उसको देखिए ओजोन परत का महत्व क्या होता है ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ऑप्शंस में। पराबैंगनी किरणों के अवशोषण से, उल्का पिंडों में रक्षा में, सीएफसी को सोखने में, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा दोस्तों। देखिए जो ओजोन परत का जो महत्व है आप सभी जानते होंगे कि वह महत्व है आपका पराबैंगनी किरणों के अवशोषण से, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जो ओजोन परत है पराबैंगनी किरणों के अवशोषण से महत्व रखती है। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। ऑल कर दीजिए, घंटे को दबा दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करिए। अब देखता हूं क्वेश्चन नंबर 5। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ऑप्शंस देख लेते हैं। न्यूजीलैंड, अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन। तो इन सभी के आपको ऑप्शंस पता चल गए हैं। तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या होगा। देखिए जो कार्बन टैक्स, ठीक है, लगाने वाला विश्व का पहला देश जो है वह है आपका न्यूजीलैंड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कार्बन टैक्स से आप यह समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारे देश में क्या होता है कि कोई लोग कूड़ा जला देते हैं, ठीक है, या अदर जो फैक्ट्रीज हैं उनसे जो धुआं उठता है, तो इसके लिए क्या किया गया कि न्यूजीलैंड में एक प्रक्रिया स्टार्ट की गई कि किसी तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, जो भूताप है, इसको किसी तरह से कम किया जाए। और वह कैसे कम किया जाएगा इसके लिए उन्होंने एक कार्बन टैक्स लगा दिया था, ठीक है, न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप कर लीजिए और इस सभी प्रश्नों को आप नोट भी करते चलिए। देखते हैं प्रश्न। इको मार्क दिया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत कॉमन प्रश्न है, बट ये बहुत से लोगों को नहीं आता होगा लेकिन बहुत से लोगों को आता भी होगा। थोड़ा सा देख लेता हूँ। देखिए इको मार्क दिया जाता है, ये किसे दिया जाता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं पर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु, वायुमंडलीय प्रदूषण हेतु, वस्तुओं की शुद्धता हेतु। देखिए आपका जो इको मार्क है यह आपका जो दिया जाता है वह दिया जाता है पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं पर, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं पर हमें इको मार्क प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। मन्नार की खाड़ी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। ऑप्शंस देख लेते हैं। वनस्पतियों के लिए, प्रवाल भित्तियों हेतु, शैवालों हेतु, दरियाई घोड़े के लिए। तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या होगा। देखिए जो मन्नार की खाड़ी है ये जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र तो है, लेकिन यह जो आपका आरक्षित क्षेत्र है वह है आपका प्रवाल भित्तियों हेतु। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है मित्रों। जो ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। संपूर्ण जीव मंडली पर पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम असंतुलित हो गया है, इसके कारणों पर विचार कीजिए। देखिए हम सभी समझते हैं कि जो संपूर्ण जीव मंडली है
पारिस्थितिकी तंत्र है यानी इकोसिस्टम है वो असंतुलित हो चुका है। लेकिन वो क्यों हो चुका है इस पर विचार करना है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभावों में वृद्धि से, अम्लीय वर्षा से, भूतापन एवं वन विनाश से, उपरोक्त सभी से। तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या होगा। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के बारे में। देखिए, जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, यह पहली बात तो ये शब्द जो है ये किसने प्रतिपादित किया था ये भी आपको बताना पड़ेगा। देखिए, जो इकोसिस्टम का जो पिता है जर्मनी के एजी टेंसले को माना जाता है। ठीक है, जो इकोसिस्टम के जो पिता हैं उन्हें हम एजी टेंसले के नाम से जानते हैं और इन्होंने प्रतिपादित किया था 1953 में। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो आपका ये बन जाता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि इकोसिस्टम प्रतिपादित किसने किया था, यानी पारिस्थितिकी तंत्र प्रतिपादित किया गया था एजी टेंसले के द्वारा, जो कि जर्मनी के निवासी हैं। तो दो प्रश्न आपके सीधे सीधे यही बनते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि असंतुलित हो गया है तो इनके कारणों पर विचार करते हैं। ये भी पूछा गया है इसमें, क्वेश्चन जो यही पूछ रहा है। अब देखिए, इसका जो उत्तर होगा आपका, इसका उत्तर होगा कि संपूर्ण जीव मंडली पर पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम असंतुलित हो गया है, इसके कारणों पर विचार कीजिए। इसका जो ऑप्शन होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम पूरी तरह से जब डिस्ट्रॉय होता है, कब, जब ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ता है, जब अम्लीय वर्षा होती है यानी एसिड रेन होती है, और भूतापन एवं वन विनाश। देखिए, भूतापन का सीधे सा आप मतलब निकाल लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ठीक है, और वन विनाश कहने का मतलब है कि अगर हम वनों को काटते हैं, ठीक है, विनाश करते हैं उनका, तो जो हैबिटेट है, जो घर होते हैं जंगली जानवरों के या जीवों के, वो हम नष्ट करते चले जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम जंगलों को नष्ट करेंगे, वनों को काटेंगे, तो हमारा जो इकोसिस्टम है ये क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, यह असंतुलित हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। पर्यावरणीय संरक्षण हेतु भारतीय संविधान में प्रावधान किस संशोधन द्वारा किए गए हैं। वेरी गुड क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो देखिए, इसका जवाब दीजिए। आपको ऑप्शन दिया हुआ है 24वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन और 42वें संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या होगा। देखिए, जो आपका पर्यावरणीय संरक्षण हेतु भारतीय संविधान में प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया है, तो वह आपका किया गया है ऑप्शन नंबर डी। इसका बिल्कुल सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूं। देखिए, जो पर्यावरण संरक्षण है संविधान के अनुच्छेद 48A, ठीक है, जो पर्यावरणीय संरक्षण है संविधान के अनुच्छेद 48A में नीति निर्देशक तत्व भाग 4 यानी डीपीएसपी जो आपकी है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डीपीएसपी। ये डीपीएसपी किसमें है, भाग 4 में है। ठीक है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं किस भाग में है, ये आपके हैं भाग 4 में। ये भी प्रश्न बनता है आपसे। ठीक है, तो जो आपके संविधान के अनुच्छेद 48A के तहत नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में राज्य के कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया गया है, इसे हम 42वें संविधान संशोधन, ठीक है मित्रों, 42वें संविधान संशोधन, और सन क्या था, 1976 था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के काल में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आपको सारी जानकारी दे दी। इसमें कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 10। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक बटन दबा दें और शेयर भी करते चलें। देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। मालाबार तट, सुंदरबन, पश्चिमी घाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों बताइए क्या होगा। देखिए, जो आपका भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं वह कहाँ पाई जाती हैं, तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या होगा। थोड़ा सा आप विचार कीजिए इसका क्या उत्तर सही हो सकता है। देखिए, थोड़ा सा आप इसके बारे में सोचिए जरा क्या होगा। देखिए, बताता हूं मैं।
भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो आपकी पाई जाती हैं वह पाई जाती हैं ऑप्शन नंबर बी यानी सुंदरबन में। अब दूसरा प्रश्न ये बनता है कि सुंदरबन एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो ये आपको मैं बता देता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा ये डेल्टा है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा से मिलकर बनते हैं, ठीक है। दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वह है आपका सुंदरबन डेल्टा। और ये किससे मिल के बनते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी और किससे आपके बनते हैं, गंगा नदी से, ठीक है। अब सुंदरबन है कहाँ, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सुंदरबन जो है आपका है वो है आपका वेस्ट बंगाल यानी बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। अब एक और प्रश्न बनता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसी प्रश्नों में कई प्रश्न छुपे होते हैं। देखिए, जो आपका भारत की सबसे बड़ी नदी है वह आपकी है गंगा नदी, ठीक है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर। ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और भारत में जो सबसे बड़ी नदी होकर आ रही है तो वह कौन सी है, वह आपकी है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्रवाह है वह आपका स्टार्ट होता है कहाँ से, तिब्बत से आती है यानी चाइना से आती है, ठीक है। अब इस प्रश्न का जवाब भी मैंने आपको बता दिया है कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो वह पाई जाती हैं आपके ऑप्शन नंबर बी यानी सुंदरबन से, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, सभी प्रमुख पर्यावरण सम्मेलनों में मुख्य जोर किस पर रहा है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। जब भी हमारी समिट होती है, जब भी हमारा पर्यावरण सम्मेलन होता है, तो इसमें जो हम जिस पर जोर दिया जाता है सभी देशों के द्वारा वह किस पर दिया जाता है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं और समझ भी लेते हैं। धारणीय विकास पर, कार्बनिक पदार्थों पर रोक पर, जैविक खेती एवं वन संरक्षण पर। तो देखिए, जो आपका प्रमुख पर्यावरणीय सम्मेलनों का जो मुख्य जोर होता है वह आपका होता है धारणीय विकास पर, कार्बनिक पदार्थों पर रोक पर और जैविक खेती एवं वन संरक्षण पर, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर ऑल्सो एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। तो देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 12, कार्बनिक उत्सर्जन पर रोक लगाने हेतु भारत में किस मानक के वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, ये करंट में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। BS3 मानक, BS4 मानक, BS5 मानक, BS6 मानक। इस प्रश्नों से कई प्रश्न बनते हैं और मैं आप सभी के उनको जवाब भी देता चलूंगा। देखिए, कार्बनिक उत्सर्जन पर रोक लगाने हेतु भारत में किस मानक के वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहला तो ये प्रश्न बनता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो BS दिया हुआ है, सबसे बड़ी बात तो ये कि ये क्या है। देखिए, BS जो है आपका, इसको हम बोलते हैं भारत, ठीक है, स्टेज। क्या बोलते हैं, भारत स्टेज। हिंदी में भी यही बोलेंगे, भारत स्टेज, ठीक है मित्रों, भारत स्टेज। अब हम देखते हैं कि जो जिन पर रोक लगाई गई है NGT के द्वारा रोक लगाई जाती है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कि किस पर रोक लगाई गई थी। देखिए, जो BS3 मानक है इस पर रोक लगा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आपको जवाब तो मिल चुका है कि कार्बनिक उत्सर्जन पर रोक लगाने हेतु भारत में किस मानक के वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो वह है आपका BS3 मानक। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम एक कदम और। अभी जो करंटली हमारे देश में यानी भारत में 2020 से पहले, ठीक है, करीब करीब आपका BS जो है आपका 4 चल रहा था, ठीक है। और BS4 में भी हमारे यहाँ जो अप्लाई होने में काफ़ी समय लग गया, ठीक है। अब क्या है इसके लिए, जब इसका काफ़ी समय लग गया तो भारत ने क्या किया, जो BS5 था इसको लगा ही नहीं पाया, ठीक है। इसीलिए आप सभी लोग समझते भी होंगे इस बात को कि जो भी आप गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं वो होती हैं BS6 मानक की, ठीक है।
BS6 मानस आप समझ लीजिए, BS6 माना कि एक तरह से आप समझ लीजिए 6th जनरेशन, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। प्रदूषण को कंट्रोल करना है किसी भी तरह से, इसलिए जो BS6 मानक है इसको अब अप्लीकेबल कर दिया गया है, करेंटली सभी वाहनों पर कर दिया गया है लगभग लगभग, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13, पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु भारत में जारी अभिन्न अभियान का नाम है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और इस प्रश्न से आप भली भांति वाकिफ भी होंगे सभी हमारे मित्र। पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु भारत में जारी अभियान का नाम है। ऑप्शन देख लेते हैं, अतुल्य भारत, भारत महान, भारत दर्शन, देश यात्रा। तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस जवाब आपको सभी को मालूम होगा। देखिए जो पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु भारत में जारी अभियान का नाम है वह है आपका है अतुल्य भारत, ठीक है, यानी इनक्रेडिबल इंडिया। हमने ये देखा होगा एक एडवर्टीजमेंट जिसमें आमिर खान, ठीक है, अतुल्य भारत का प्रचार करते थे, अभी तो नहीं आ रहा है बहुत दिनों से, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसको आपको बताना है कि जो मैचिंग्स दी हुई है इसमें कौन सा गलत है और कौन सा सही है। सभी के आपको प्रश्न मिलेंगे इसमें, और बहुत अच्छे से समझिए इसको। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए सरदार सरोवर गुजरात, राणा सागर बांध राजस्थान, टिहरी बांध उत्तराखंड, ओंकारेश्वर परियोजना राजस्थान। देखिए आप समझ लीजिए कि जो सरदार सरोवर है, आप सभी जानते होंगे मित्रों कि ये गुजरात पर स्थित है, और अभी आपने सरोवर के बारे में, सरदार सरोवर के बारे में सुना भी है, जहाँ पर एक जो है 100 करीब 82 फीट की जो मीटर की मूर्ति है सरदार पटेल की, वो भी स्थापित की गई है, ठीक है। और राणा सागर बांध आपका राजस्थान में, टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में, ये बहुत विवादित बांध है, इस पर कई विवाद हो चुके हैं इसको बनाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं ओंकारेश्वर परियोजना बांध, ठीक है। देखिए जो आपकी ओंकारेश्वर परियोजना है यह आपकी राजस्थान में नहीं है, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो गया कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब आपको यह भी जानना पड़ेगा कि ओंकारेश्वर परियोजना आखिर है कहाँ। प्रश्न कई प्रश्न से बनते हैं, ठीक है, तो आपके कई प्रश्नों को भी आपको जवाब मालूम होना चाहिए। जो ओंकारेश्वर परियोजना है इसकी जो स्थापना है वह आपकी एमपी में की गई है, ठीक है। यह कहाँ पर है स्थित, एमपी में है। और यह किस पर बन रही है, ओंकारेश्वर परियोजना जो बनाई जा रही है वह आपकी बनाई जा रही है नर्मदा नदी पर, ठीक है, नर्मदा नदी पर, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऐसे प्रश्न आते हैं, जरूरी नहीं है कि ये जो प्रश्न दिया है इसी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछ ले, लेकिन इसी को आपको घुमा करके भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए हर प्रश्न को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मित्र वृक्ष नहीं है। आपसे क्या बोल रहा है कि जो इको फ्रेंडली वृक्ष है होता है कौन सा नहीं है, ठीक है। देखिए बरगद, पीपल, नीम, यूकेलिप्टस। आपको इसका जवाब दे देता हूँ। एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि पर्यावरण का आतंकवादी वृक्ष, ठीक है, कौन सा है, ठीक, ये भी प्रश्न आता है, इस तरह से घुमा के पूछ लेते हैं। तो देखिए इन सभी का जो उत्तर होगा आपका निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मित्र वृक्ष नहीं है, तो यह आपका है ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो यूकेलिप्टस है यह पर्यावरणीय मित्र वृक्ष नहीं है, और क्यों नहीं है इसका भी कारण आपको मालूम होना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि यूकेलिप्टस जो पेड़ होता है इसको अगर हम लगा देते हैं तो ये जो फर्टाइल लैंड होती है या उपजाऊ जमीन होती है इसको सबसे पहले ये बंजर कर देता है। कैसे बंजर हो जाती है उपजाऊ जमीन, क्योंकि यूकेलिप्टस की एक खासियत होती है कि ये सबसे ज़्यादा, सभी पेड़ों से ज़्यादा जो पानी का जो सोखता है, पानी ये बहुत सोखता है, ठीक है, पानी इनटेक ये बहुत करता है। इसके कारण से इसको हम पर्यावरणीय मिक्ष मित्र वृक्ष कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ऑप्शन जो इसके बरगद और पीपल, नीम, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए अब आपने समझ लिया कि पर्यावरणीय मित्र वृक्ष नहीं है तो वो आपका यूकेलिप्टस है,
लेकिन सबसे अच्छा जो पर्यावरणीय मित्र वृक्ष है, जो पेड़ है, वो है आपका बरगद और पीपल। ये जो दो आपके वृक्ष होते हैं बरगद और पीपल के, ये बहुत अच्छे होते हैं पर्यावरणीय मित्र। ठीक है, मित्र वृक्ष हैं ये पर्यावरणीय मित्र वृक्ष, इन्हीं को हम बोलते हैं, बरगद को और पीपल को। तो ये भी आपको नोट करके चलना है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। नमस्कार।